ओके सो अब हम करेंगे दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? सो मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है। और बेसिकली इसमें करते क्या है, मैनेजमेंट करते हैं मनी सप्लाई का एंड इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, तो मनी कितनी पैसा जो इकॉनमी में रहेगा कितना नहीं रहेगा उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। बेसिकली इंडिया में जो है आरबीआई इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। और एक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, मतलब आरबीआई एक्ट है, उसके तहत ये है कि आरबीआई को इंटरेस्ट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। और उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज मेंटेनिंग अ प्राइस स्टेबिलिटी, राइट ना। गोल्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? सो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रो हो, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंड ना करे, ऊपर नीचे ना जाए, स्टेबल रहे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जैसे कि हमने जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स था उसमें पढ़ा था कि हाउ जो हमारी आरबीआई है वो कैसे एक्सचेंज रेट को भी करती है। लाइक जब बहुत ज़्यादा एक्सेस सप्लाई बढ़ जाती है हमारी डॉलर की, तो उसको वो कैसे करती है, डॉलर को सोख लेती है। फिर जब हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा मतलब डेफिशिएंट में चली जाती है तो वो क्या कर देती है, अपने तरफ से डॉलर को रिलीज़ कर देती है। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल रखने की कोशिश करती है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वही है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा वही ग्रोथ करानी है। ग्रोथ में सबसे मेन टारगेट होता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है हमारा रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी लाना एंड भी एडिक्वेट एक्सपेंशन करना क्रेडिट का, कि क्रेडिट भी सही जगह पहुंचे। नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो दो टाइप की होती है। सबसे पहली हमारी एक्सपेंशनरी चीप मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें होता क्या, एक्सपेंड करना है हमें इकोनॉमी को, तो हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ज़्यादा पैसे डालते हैं हमारी मार्केट में इकोनॉमी सो दैट इट कैन एक्सपेंड। और उसका एम क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कराना। ठीक है, और एक आपका यूज़ करते हैं बेसिकली कॉम्बैट करने के लिए हमारे किसको, दैट इज डिफ्लेशन को। ठीक है, डिफ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करें वर्किंग कैसे होता है हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं, लो कर देते हैं सारे इंटरेस्ट रेट को। सो इंपॉर्टेंट है कि हम लो कर देते हैं सारे इंटरेस्ट रेट को, सो दैट जो बोरिंग है, बोरिंग क्या हो जाती है, चीप हो जाती है। और चीप हो जाती है तो ज़्यादा लोग बोरो करते हैं, ज़्यादा लोग बोरो करते हैं तो ज़्यादा लोगों के पैसा आएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सो एक नॉर्मल सा तरीका ये है। ऐसे हमारी सेकंड दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी टाइट डियर मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो एक काइंड ऑफ पॉलिसी है जिसका मेन काम होगा रिडक्शन वो करना चाहेगी मनी सप्लाई में। हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें इकॉनमी को छोटा करना है। सो हम इसको क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे। और हम कैसे होगी कि कम खर्चे हों और कम इन्वेस्टमेंट हो, सो स्लो डाउन हो जाएगा इकॉनमी में। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम में हमने इंटरेस्ट रेट को कम करा था, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं। अगर लोन महंगा पड़ेगा तो बोरिंग कम होगी, बोरिंग कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम आएगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल करते हैं, यहाँ पे ओएमएम हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। बस ये हम आगे पढ़ लेंगे डीप में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इफेक्ट्स क्या है, इस टेबल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इफेक्ट्स क्या है हमारे हायर इंटरेस्ट रेट के, ठीक है। तो अगर हम इंक्रीज कर देते हैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो उससे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टमेंट। तो हमने अभी पढ़ा था कि महंगी हो जाएगी बोरिंग, तो फिर लोग कम, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम लेंगे लोन और कम इन्वेस्ट करेंगे, और लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नीचे पड़ जाएगी। नाउ हायर मॉर्टगेज, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर हमें ज़्यादा मॉर्टगेज इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़े, तो उससे क्या हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगी। मतलब इसका मतलब होता है कि हमें आप हमारे पास रखो, शायद ये है कहना चाहता है कि ज़्यादा पैसा बैंक के पास नहीं आना चाहिए। ज़्यादा पैसा बैंक के पास आएगा तो कंजप्शन कम होगी, लोगों के पास कम पैसा होगा और तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। यस, इंक्रीज रिटर्न ऑन टू सेविंग, ठीक है, इंक्रीज रिटर्न हो जाते हैं टू द सेविंग्स, मतलब जो सेविंग्स है उस पर अब ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में रखोगे और इस वजह से आपका कंजप्शन कम हो जाएगा। आपके पास खुद के मतलब आप कम इस्तेमाल करोगे ना पैसों को, सो कंजप्शन कम होगा तो भी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर हायर मॉर्टेज इंटरेस्ट पेमेंट्स होगा तो फॉल इन हाउस प्राइजेस भी कम हो सकते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन लोअर भी हो सकता है। हॉट मनी फ्लो होगी तो अप्रिसिएशन हो सकता है हमारे एक्सचेंज रेट में, ठीक है, तो अप्रिसिएशन हो सकता है हमारे एक्सचेंज रेट में। अब एक बार देख लेते हैं व्हाट इज़ हॉट मनी। हमने पहले भी देखा था वैसे तो। ओके, इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जब रिटर्न जो है हाई मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, थोड़े वक्त के लिए, अगर वो फ्लो करता है तो हमारा अप्रिसिएशन आता है एक्सचेंज रेट में, ठीक है। और उससे भी हमारा क्या होता है, अप्रिसिएशन आता है एक्सचेंज रेट में का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमें जो चीज़ें, जो हमारा दैट इज़ रुपी है वो महंगा हो जाता है, और महंगा हो जाता है तो होता क्या है,
या फिर कहें तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वी डू वॉट, मनी सप्लाई जो होती है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं इंपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, और इस वजह से हमारी जो मनी सप्लाई वो कम हो जाएगी, इसलिए लोअर हो जाएगा इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है, अंदर से, क्योंकि हम कुछ खरीदेंगे नहीं, इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो दैट वे। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? दो होते हैं। द फर्स्ट इज अ क्वांटिटेटिव, द अदर इज अ क्वालिटेटिव। पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा बैंक रेट है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है, बैंक रेट है सॉरी, जिसपे आरबीआई एक्सटेंड करती है एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई क्या करेगी, लोन देगी किसको, हमारे कमर्शियल बैंक्स को, और अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें, सिंपल सी बात है, अगर वो लोन जिस रेट पे देते हैं वो उसको इंटरेस्ट देगी, उसके बदले में अगर वो उस चीज़ को बढ़ा दे तो महंगा हो जाएगा, तो इसलिए वो लोन क्या देंगे, कम लेंगे। सो इंक्रीज करना कॉस्ट ऑफ बोरिंग, महंगी पड़ जाएगी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बाय कमर्शियल बैंक्स। अब जब उनको महंगा पड़ेगा तो क्या करेंगे वो, वो रिड्यूस करेंगे, कमर्शियल बैंक बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कम लेंगे, एंड डिपॉजिट रेट एंड अदर लैंडिंग रेट्स इन द मार्केट विल गो एज वेल एज, जो जिस रेट पे वो दे रहे थे पैसा दूसरों को, वो भी बढ़ा देंगे। द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक जो है टू द पब्लिक गेट्स रिड्यूस, तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा, ठीक है, कम पैसा जाएगा, लोन ले लेंगे ना लोग, सो लेट टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ओवरऑल क्रेडिट, तो इस वजह से ओवरऑल क्रेडिट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा होगा दूसरे सिचुएशंस में। ये हम जनरली करते हैं किसके लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अब डिफ्लेशन में उल्टा हो जाएगा कि हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तो वो आगे सस्ते लोन देगी तो आगे लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोन ले लेंगे लोग। देन वी आर द ओएमओ सॉरी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक बाय एंड सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जो कि कौन करता है, हमारा आरबीआई कंडक्ट कराता है। और इसका एक मैकेनिज्म है, देखो जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है, ज़्यादा पैसा, इसका मतलब क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी आरबीआई सेल कर देती है सिक्योरिटीज़ को, सो दैट जो लोग हैं, पीपल है, कमर्शियल बैंक वगैरह जो भी है, उनसे पैसा क्या है आरबीआई के पास आ जाता है, मनी आ जाती है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ गई, मनी आ गया। तो इस तरीके से कब हम यूज़ करेंगे, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को हटाने के लिए हम करते हैं। जब लिक्विडिटी टाइट है, मतलब लिक्विडिटी कम है, तो आरबीआई क्या करती है, बाई करेगी, तो वो बाई करेगी, उनसे ले लेगी सिक्योरिटीज और उनको दे देगी पैसा, उनको पैसा दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से इंजेक्ट होगा और इस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। नाउ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में दो चीज़ आती हैं, पहला रेपो एंड सेकंड इज रिवर्स रेपो। रेपो क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, कौन लेता है, जो हमारे बैंक्स होते हैं, फिर बैंक्स के अंदर भी हो सकते हैं। सो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक्स बोरो करती है पैसे फ्रॉम दी आरबीआई इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, उनके पास पैसा कम है तो वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगेन सिक्योरिटीज का मतलब है इनको बदले में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आरबीआई को, ठीक है। तो होता क्या है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेंगे आरबीआई से और उनको क्या देंगे, अपनी सिक्योरिटी देंगे, अपनी क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म जो है आरबीआई बेसिकली होता क्या है, जो आरबीआई इंक्रीज कर देती है रेपो रेट को, मतलब वो जो लोन जिस रेट पे दे रही थी उस रेट को बढ़ा देगी, मतलब उनको लोग महंगा पड़ेगा, तो जो बोरोइंग है आरबीआई बिकम्स कॉस्टली, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे अपने इंटरेस्ट रेट को बाय चार्ज ऑन देयर लैंड्स, मतलब वो अपनी आगे, उनको भी लोन महंगा मिल रहा है तो आगे फर्दर लोन्स महंगा देंगे, इससे डिस्करेज होगा पीपल फ्रॉम स्पेंडिंग, लोग नहीं लेंगे लोन, एंड आरबीआई इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगी, एंड वाइस वर्सा होगा हमारे उल्टे में, अगर उनको इंकरेज करना है तो वो क्या कर देगी, रेट्स को रिड्यूस कर देगी। अगर बात करते हैं रिवर्स रेपो में क्या होता है कि यहाँ पे जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को क्या देती है, वो कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी देती है और कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स आरबीआई अपने पास रखती है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स रेपो, उसका उल्टा है, मतलब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें क्या हो रहा था कि आरबीआई जो है वो लोन दे रही थी कमर्शियल बैंक को, फिर पैसा दे रही थी, एक तरीके से पैसा हम मान लेते हैं, और कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को सिक्योरिटी दे रही थी, यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी दे रही है और कमर्शियल बैंक पैसा दे रहे हैं आरबीआई को, ठीक है। तो एक तरीके से रिवर्स हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म। मगर हम देख लेते हैं आगे इसमें होता क्या है। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई पे करता है कमर्शियल बैंक को, अगर वो पार्क करते हैं अपने एक्सेस कैश को विद द बैंक, ठीक है। ना मैकेनिज्म क्या है, जैसे जैसे आरबीआई इंक्रीज होता है, व्हेन द आरबीआई इंक्रीजेस, जब आरबीआई इंक्रीज करेगा इस रेट को तो बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द आरबीआई, तो बैंक क्या प्रेफर करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने आरबीआई के पास रखें और लोगों को कम लैंड करें, ठीक है, लोगों को कम लैंड दें, एंड इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वहीं पे अगर आरबीआई को चाहता है कि वो इंकरेज करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, का मतलब है कि मार्केट बंदी पड़ी है और हम इंक्रीज करना है मनी सप्लाई, तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सो दैट अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को वो ज़्यादा पैसा तो मिल नहीं रहा, क्या ही फायदा, तो वो क्या करेंगे, लैंडिंग पे उस पर लगाएंगे, क्योंकि लैंडिंग से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब देखो रेपो रेट एंड जो रिवर्स रेपो रेट है वो एक पार्ट है हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। बेसिकली दोनों तरीके से क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है, और उसको पॉलिसी रेट्स भी बोलते हैं। नाउ वेरिएबल रिजर्व रेशियोज क्या है, नाम से देखेंगे, वेरिएबल मतलब इसमें चेंज आएगा,
ठीक है। रिजर्व मतलब अपने पास रखना है, रेशो कितना रखना है उस चीज़ का रेशो, ठीक है। सो पहला होता है कैश रिजर्व रेशो। तो ये एक अमाउंट है हमारी मिनिमम डिपॉजिट का, ठीक है। कुछ पैसे हैं जो कमर्शियल बैंक को रखने हैं आरबीआई के पास, एंड बैंक को कोई अर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि रैपो में क्या हो रहा था, जैसे कि रैपो में उनको क्या मिल रहा था, सॉरी रिवर्स में उनको क्या मिलेगा, वापस रखने पे अपने पार्क कर रहे तो उनको इंटरेस्ट मिल रहा था, उसी को तो रिवर्स रैपो रेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उनको, ठीक है। सो जस्ट रखना है। एंड हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है ऐसा अमाउंट जिसमें बैंक को मेंटेन करना पड़ता है कुछ फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, ठीक है। लिक्विड मतलब कुछ लिक्विड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है बैंक को और अपने पास रखना है, ठीक है। तो अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, इससे होता क्या है, अगर हम सीआरआर या फिर एसएलआर को कम कर देंगे, इसका मतलब उनके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर 100 रुपये उनके पास आए हैं तो उनमें से कम पैसे उनको अपने पास रखना है। इसका मतलब है मनी सप्लाई विद बैंक्स बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा पैसा वो आगे लैंड कर सकते हैं, और ज़्यादा आगे लैंड कर सकते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को भी कम करेंगे, ठीक है। लैंड करने के लिए कंजप्शन बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, ग्रोथ होगी। सीआरआर एसएलआर रेगुलेट करते हैं लिक्विडिटी एंड क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में, तो कितना क्रेडिट जनरेट होना है, क्या लिक्विडिटी रहनी है, ये भी करते हैं। वैसे जनरली इसको बैंक रन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि हम बैंक रन ना हो, एक बैकअप होना चाहिए कि अगर लोग अपना पैसा लेने आ जाए तो वो दे सकें, ठीक है। वैन एसएलआर एंड सीआरआर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई जो है बैंक में डिक्रीज हो जाती है, अपोजिट हैपन होता है। मतलब जब भी ये बढ़ेंगे तो कब बढ़ाएंगे, कोई भी रेट हो, कोई भी रेशो, उसको बढ़ाते हैं हम इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, और घटाते हैं उसको हम डिफ्लेशन को कर्व करने के लिए, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर मेजर्स की। पहला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बेसिकली व्हाट इज दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट, जो हमारी एडिशनल टूल है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था आरबीआई के थ्रू, और ये ऑब्जर्व करता है लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल। मतलब ये क्या करता है, कोलेटरल के बिना लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ओके, नाउ 2018 में बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसने बेसिकली रिप्लेस कर दिया है रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है। जब हमारा फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की हम बात करते हैं, बेसिकली जो है ना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, डिपॉजिट इसको याद करेंगे, डिपॉजिट है कौन कराएगा, कमर्शियल बैंक करेंगे, कहाँ करेंगे, आरबीआई में। लेकिन अभी रिवर्स रेपो के टाइम में क्या करते हैं, आरबीआई उसको सिक्योरिटीज दे रहा था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं देगा, वे वाला है विदाउट एनी कोलेटरल। बस यही है उसका भाई है, सेम है, चाहे बस कोलेटरल नहीं ले रहा। और याद कैसे करेंगे उसका भाई कि इसमें हमने डिपॉजिट की बात करी थी और सेम हमने उसमें भी डिपॉजिट की बात करी थी। नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अब इसका क्या मतलब होता है, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो बोरो कर सकते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ओवरनाइट आरबीआई से, ठीक है, तो इस रेट पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पे वो बोरो करते हैं फंड को अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। का क्या मतलब होता है, जितना भी बैंक के पास खुद का एक डिपॉजिट आया है, डिपॉजिट दो टाइप के होता है, फिर तो होता है टाइम होता है, एक होता है हमारा डिमांड। तो दोनों में से दोनों टाइप का जितना आया है टोटल, जैसे कि 100 आया तो उसका कितना 1% तक हम क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से ले सकते हैं। बैंक बेसिकली इसको यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, एंड एक लास्ट रिजॉर्ट है फॉर बैंक्स के लिए। मतलब इमरजेंसी में अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी पड़ गई है और उसको बोरो करना पड़ गया तो हम इसको जो बैंक है उसको यूज़ करते हैं, और ये ऑलवेज फिक्स होता है अबव द रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट का भाई है, रेपो रेट जैसा है, बस इसमें क्या फ़र्क है, इसमें भी कोलेटरल नहीं होता, इसमें भी कोलेटरल नहीं होता, आई थिंक कोलेटरल नहीं होता, पता नहीं, नॉट श्योर, गूगल पे देख लेंगे। बट इसमें मेन क्या है कि ये क्या होता है, इसका रेट एक तो ज़्यादा होता है, और प्लस में इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, और प्लस में इसमें हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसको सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं, एंड हमारा आरआरबीज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले भी देख रखा था। बस लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशंस, तो अभी क्या है, ट्रांसमिशन करना मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी, ठीक है। अब इसलिए इंजेक्ट कराता है लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। फंड्स जो हैं वो रेपो रेट पे दिए जाते हैं, एडिशन है टू द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग ऑपरेशंस के, और ये कंडक्ट किया जाता है ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि इंजेक्ट करता है लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में, बैंक्स को एक तरीके से पैसा दे रहा है, ठीक है, बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, और किस रेट पे, रेपो रेट पे दिया जाता है, ठीक है। बस नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर का जो है हमारा, ये बेसिकली रिक्वायर करता है बैंक ओनली कैश रिजर्व्स विद आरबीआई, मतलब पैसा रखना है, कैश का रिजर्व रखना है, किसके साथ, आरबीआई के साथ, ठीक है। ये स्टोर होता है बैंक के वॉल्ट में, या फिर बैंक अपनी तिजोरी में रख सकता है इसको, या फिर वो आरबीआई को डायरेक्ट भी भेज सकता है, इस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, जैसे कि हमने पहले बात कर ली। ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में लिक्विडिटी को, ठीक है। एसएलआर क्या है, ये रिजर्व है जो कि अप्रूव, जिसमें क्या होता है, अप्रूव सिक्योरिटीज होती हैं, कैश होता है, गोल्ड होता है, ठीक है, जो कि इसका नाम ही लिक्विड है, तो समथिंग लिक्विड वाली एसेट्स इसमें ज़्यादा होती हैं। ये मेंटेन करते हैं बैंक अपने साथ, ठीक है, आरबीआई के साथ नहीं करते। इस पे वो अर्न कर सकते हैं रिटर्न, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से उनकी एसेट है, और वो चाहे तो इसको कहीं क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर कमाएंगे भी। सो कंट्रोल करते हैं एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ,
हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए बाय मेकिंग बैंक्स इन्वेस्ट इन अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एलिजिबल, जो भी है एलिजिबल होता है, अवॉइडिंग क्रेडिट टू द पब्लिक। अभी कैसे करेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी को आरबीआई कह सकते हैं आप एक काम करो, अपनी जो भी एसएलआर जो रखा था ना, आप उसको जाओ और जाके इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, उनके पास पैसा खुद के पास कम होगा, जब कम ही होगा तो वो क्या आगे क्रेडिट ज़्यादा देंगे, नहीं देंगे ना, तो इस तरीके से क्रेडिट भी कम देंगे, इस तरीके से उसको वो क्या कराता है, हेल्प कराता है एडजस्टमेंट करने में, हमारी एक्सेस क्रेडिट को कंट्रोल करने में इसका हेल्प कराता है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हमने ट्रेजरी बिल्स वाले जो फाइनेंशियल मार्केट में हमें पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल्स हुआ, आई थिंक कैश मैनेजमेंट बिल, उसमें एसएलआर में से हम जो सिक्योरिटीज है उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, ऐसा था हमने पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो रेपो रेट क्या है, चार्ज होता है रीपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द जो भी हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये हमारा कब होता है, जब कमर्शियल बैंक्स देते हैं सेंट्रल बैंक को, क्योंकि वो उधारी लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल होती है, रिक्वायर्ड होती है, मतलब इसमें सिक्योरिटीज को रखना पड़ता है, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वहीं पे जो बैंक रेट में बात करो, चार्ज होता है अगेंस्ट लोन जो सेंट्रल बैंक दे रही कमर्शियल बैंक को, एंड कोलेटरल्स यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के लिए था और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करूँ तो सबसे पहला है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसका एम होता है कंट्रोल करना, मतलब जैसे नाम से आता है रेशनिंग। रेशनिंग किससे आता है, रेशो से आया है, ठीक है। तो मतलब हमें क्रेडिट को एक रेशो के जरिए से क्या करना है, कंट्रोल करना। सो कंट्रोल करना है, पर्पस है जिसमें क्रेडिट इज बीइंग ग्रांटेड, किस तरीके से आप दे रहे हो उस रेशो को कंट्रोल करके। तो कुछ क्वार्टर्स जो है आरबीआई फिक्स कर देती है कुछ सेक्टर्स के लिए, रिस्ट्रिक्ट कर लेती है ऑल लिबरलाइज लोन कंडीशन एक पार्टिकुलर सेक्टर के लिए। मतलब वो इस तरीके से कर देती है कि कुछ सेक्टर्स जिनमें लोन देना है, कितना लोन देना है रेशो, कुछ सेक्टर्स जिनमें लोन नहीं देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक रेशो सेट कर देती है, इतने सेक्टर्स को इतना लोन लेना है, इसको इतने को, मतलब यहाँ पे जिन सेक्टर्स को लोन देना है उनको 70% देना है और इनको कितना देना है, सिर्फ 30%। तो 7:3 का एक तरीके से रेशनिंग यहाँ पे कर दी उन्होंने कि किन सेक्टर्स को देना है, किसको नहीं देना और किस हिसाब से देना है ना। डायरेक्ट ऑक्शंस की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट एक्शंस, तो डायरेक्ट एक्शन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या कर देगी, रिफ्यूज कर देगी सस्टेन करने को फर्दर फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू अ बैंक हुज एग्जिस्टिंग बोरिंग आर फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ इट्स कैपिटल्स एंड रिजर्व। वो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, डायरेक्टली बोल देगी कि आप अब फर्दर बोरिंग नहीं दे सकते हो या फिर आपको देनी है। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेस बोरिंग दे दी है, ठीक है। तो आपको और बोरिंग नहीं दे सकते, तो डायरेक्टली एक्शन लेके मना कर सकती है। देन वी हैव द मॉरल क्वेश्चन। मॉरल क्वेश्चन का क्या मतलब है, जो आरबीआई है उसमें मॉरली वो कुछ एक तरीके से एडवाइस दे रही है, परस्यूड कर रही है कमर्शियल बैंक को कि आप उसके साथ कॉर्पोरेट करो, और ये सारे सिर्फ सजेशंस होते हैं, बैंक्स इसके लिए लीगली ऑब्लिगेड नहीं होती है। पब्लिसिटी, तो बेसिकली क्या करती है, एक पॉलिसी, आरबीआई की कोई पॉलिसी है उसमें बेसिकली वो क्या करती है, एक इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करती है, सो दैट एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो हमारे कमर्शियल बैंक्स पे और वो चीज़ों को फॉलो करे। तो एक पब्लिसिटी भी वो तरीका यूज़ कर सकती है। नाउ वी हैव द रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स के क्रेडिट का, मतलब रेगुलेशन करना है कंज्यूमर के क्रेडिट को। सो इसमें क्या करते हैं, डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं क्रेडिट सेल के। मतलब क्रेडिट जैसे उधार लेते हैं, जैसे कि तो उधार लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो होता है कि डाउन पेमेंट होता है, जो इकट्ठा अमाउंट आपको पहली बार में पे करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे इंस्टॉलमेंट्स में जो पैसा जाता है। अब जो इंस्टॉलमेंट्स वाला पैसा है, ऐसा कर सकते हैं कि डाउन पेमेंट पहले क्या था कि आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट कर दो, 90% इंस्टॉलमेंट है। अगर हमें क्रेडिट को बढ़ाना है तो हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमने घटाना है तो क्या करेंगे, हम कह देंगे नहीं, डाउन पेमेंट आपको 50% करनी पड़ेगी और 50% ही सिर्फ आप इंस्टॉलमेंट पे पैसा भर सकते हो। तो इस तरीके से लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा इसको लेना, तो हमारी जो है इस तरीके से क्रेडिट कम सप्लाई होगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है, मैनेज करने का। नाउ द अदर वन इज चेंजेस इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योरिटी लोन्स। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज कर देना। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिकली मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कितना कोलेटरल होना चाहिए पार्टिकुलर लोन के लिए। मतलब आपको कुछ लोन लेना है तो उसके लिए कोलेटरल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं बेसिकली। तो पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंट करना एक्सेसिव यूज ना हो क्रेडिट का फॉर स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, ठीक है। तो मतलब एक्सेस जो है क्रेडिट ना जाए, और आरबीआई बेसिकली इंक्रीज कर देती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ मनी इन दैट सेक्टर। अगर हमको किसी जो है क्या करना है, किसी सेक्टर में पैसे को कम पहुंचाना है तो हम क्या कर देते हैं, उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कोलेटरल देना पड़ेगा फॉर लेस लोन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उनके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा और वो क्या करेंगे, लोन को नहीं लेंगे, रिड्यूस कर देंगे अपनी लोन रिक्वायरमेंट को। इस तरीके से होता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में कैसा है, अगर हम बात करें इसकी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई जो है उन्होंने साइन करा था एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में, ठीक है।
अब इस फ्रेमवर्क में उन्होंने टारगेट करा था फिक्स करने का पॉलिसी रेट्स को बेस्ड ऑन इवोल्यूटिंग द करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस की जो भी पॉलिसी रेट्स हैं उनको हम फिक्स करेंगे। पॉलिसी रेट में हमारे क्या क्या आते हैं, रेपो रेट, ठीक है, जनरली, और किसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशंस होगी, ठीक है। नाउ जो ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का, ठीक है, ऐसा बोला गया। एंड टारगेट जो है इन्फ्लेशन का वो कौन सेटअप करेगा, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा आरबीआई एक्ट बोलता है, ठीक है, आरबीआई का एक्ट बोलता है, ठीक है, ये हमने पहले भी बात करी थी कि हमें इंप्लीमेंट करना है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क रखना है, मतलब जो भी आप इन्फ्लेशन का टारगेट रखते हो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है, रिजिड नहीं रखना। जो टारगेट इन्फ्लेशन का वो सेटअप कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है, आरबीआई की होती है। वंस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में एक बार आपको इन्फ्लेशन का टारगेट रखना पड़ेगा। आज के टाइम पे 2 to 6% है इन्फ्लेशन का टारगेट, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसकी क्या है, एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किसने करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसका ये रिस्पॉन्सिबल है फिक्स करने के लिए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इंडिया में, ठीक है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को भी हम रेपो रेट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गवर्नर होता है जो कि चेयरमैन है, एक्स ऑफिसर होता है, डिप्यूटी गवर्नर होता है, ठीक है, जो कि इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, मेंबर है, एक्स ऑफिसर है वो भी, एंड एक ऑफिसर है जो कि आरबीआई ही का ही होगा लेकिन उसको नॉमिनेट सेंट्रल बोर्ड करते हैं, ठीक है। तो एक तो गवर्नर हो गया, एक डिप्यूटी गवर्नर होगा और एक बंदा जो कि नॉमिनेट होगा लेकिन आरबीआई का ही होगा, ठीक है। तो 3 बंदे आरबीआई से ही हैं। उसके बाद 3 मेंबर्स नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं ये कौन उनको किसकी रिकमेंडेशन पे क्या जाता है, सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, जिसको हेड कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी करता है, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो ये बेसिकली इनका टर्म होता है, जो आरबीआई वाले मेंबर्स हैं उनका तो टर्म डिपेंड करता है आरबीआई पे ही, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, उनका टर्म 4 ईयर का होता है और ये एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब नोट करो जो क्वारम है मीटिंग का वो 4 मेंबर्स का होता है, हर एक मेंबर का एक वोट होता है। अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई का जो गवर्नर है उसकी कास्टिंग वोट होती है, मतलब जैसे कि 4 लोग आए, ठीक है, 4 लोग आए या 6 ही लोग आए, ठीक है, कमेटी में 6 लोग आए और 6 ने वोट दिया, 3 में बोल दिया फेवर में, 3 में बोल दिया अगेंस्ट में। अब इससे टाई हो गया तो टाई में क्या करेगा गवर्नर, फिर अपनी जो है गवर्नर की जो भी फेवर में वोट होगी तो गवर्नर एक एक्स्ट्रा वोट जो है डाल सकता है, हो जा फिर तो हाँ होगी या फिर ना होगी, इस तरीके से, ठीक है। आरबीआई ऑर्गेनाइज करता है एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ एमपीसी एक ईयर में, ठीक है, 4 मीटिंग्स करता है। मिसलेनियस टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव। तो बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप नाम से जानेंगे, मतलब एक ऐसा ट्रैप में फंस चुके हैं जहाँ पे लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है, मतलब पैसा ही पैसा है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हमने क्या करा है, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इनकम एंड हैंस डज नॉट स्टिमुलेट इनकम ग्रोथ। इसका मतलब ऐसा है कि हमने जब एक्सपेंशन कराया, ठीक है, तो उससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिली। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जनरल पब्लिक जो है वो जानबूझ के होल्ड कर रही है मनी को, ठीक है, जो भी सप्लाई हो जाए, मनी सप्लाई तो हमने बढ़ाई लेकिन जो मनी सप्लाई बढ़ी है वो कहाँ पे गई है, उसने लिक्विडिटी ही बढ़ाई है। उसने कोई ये नहीं हुआ कि बैंक पे पैसा आ गया है और लोन बढ़े और लोन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ये सब कुछ नहीं हुआ, मनी लोगों के पास ही है, ठीक है। और क्यों है, बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ एडवर्स इवेंट्स लाइक डिफ्लेशन है, वो ऐसा उनको फियर है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो है पैसे को होल्ड करा है, ठीक है। अब लिक्विडिटी को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी इज कैरेक्टराइज बाय, ट्रैप इज कैरेक्टराइज बाय वेरी लो इंटरेस्ट रेट, बहुत कम ही इंटरेस्ट रेट हो, लो इन्फ्लेशन हो, या फिर स्लो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या प्रेफरेंस हो कि हमें सेव करना है रेदर देन स्पेंड एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाए बूस्ट करने में, डिमांड ही नहीं वो पैदा कर पा रही है, ठीक है। तो इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप से, मतलब ऐसा ट्रैप है जहाँ पे लोग पैसा अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, लिक्विडिटी में रखेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब वो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर तो जैसे कि वही है कि इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो हम क्यों रखें, इन्फ्लेशन मंदी पड़ी हुई है मार्केट तो फिर क्या ही रखेंगे वहाँ पे, तब भी कुछ नहीं मिल रहा, स्लो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है तो भी नहीं, सेविंग प्रेफर कर रखे हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव है, डिमांड ही नहीं है लोगों के पास, तो डिमांड नहीं है तो फिर क्यों ही वो कुछ करेंगे, अपने पास रखेंगे चुपचाप। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया एंड रिलेटेड इशू, सो रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स बाय आरबीआई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पॉलिसी रेट्स है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, एंड क्रेडिट ग्रोथ ऑफ बैंक्स जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जब हम क्या करते हैं, पॉलिसी रेट्स ऑफ आरबीआई रिड्यूस, हमने जो रेट्स हैं उसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है, जनरली होता क्या, रेट्स रिड्यूस होंगे तो लोन बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रेडिट की जो ग्रोथ है, क्रेडिट जो है वो बढ़ना चाहिए लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, वो नहीं बढ़ रहा। अब इसके क्या रीजंस हैं, इसके रीजंस है हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। ऐसा हो सकता है कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा हाई एनपीएस हैं
और इसकी वजह से वो शायद खुद से ही जो है क्रेडिट नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है, उनके पास ऑलरेडी बैड लोन्स बहुत है कि लोन्स रिकवर नहीं हुए हैं इस वजह से। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब बैंकिंग हैबिट जो है वो लार्ज प्रोपोर्शन में रूरल पॉपुलेशन की कैसे अभी भी वीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते इस चीज़ में कि पैसा जाके आप बैंक में ही रखो, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो और भी बैंक के अलावा भी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अपने फाइनेंस को सेव करते हैं, लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड हुआ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क फ्री होते हैं और मतलब आराम से, तो वो भी एक है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंडिया रिलेटेड इशूज़, तो इशूज़ क्या हैं उसके, तो वो बता रहे हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंट व्यूज़ क्या है हमारे इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स पे आरबीआई टू कर्टेल द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली करता क्या, आरबीआई रेट्स बढ़ा देता है। अब इसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको क्वेश्चन भी करते हैं कि इससे इन्फ्लेशन तो कम्बिट होता है लेकिन ग्रोथ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो वही व्यूज़ अगेंस्ट क्या है कि कर्टेल अगर हम इन्फ्लेशन को करते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट से एक मेजर बैरियर बन जाता है, बूस्ट नहीं हो जाती ग्रोथ। इन्वेस्टर जो है अपने पैसे को होल्ड करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को होल्ड करते हैं पेंडिंग की, जब ईज होगा मॉनेटरी पॉलिसी में हम जब जाके पैसे जो है लगाएंगे, क्योंकि अभी उनको बोरिंग महंगी पड़ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी हैम्पर्ड हो जाती है ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ फंड बोरिंग, या और अगर कुछ और इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती। नो व्यूज बाय आरबीआई क्या है कि देखो सफिशिएंट लिक्विडिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो सफिशिएंट लिक्विडिटी है और डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट्स विल नॉट राइज इमीडिएटली, एकदम से नहीं हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हैम्पर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी भी डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। एंड टाइटर जो पॉलिसी एक्शन है वो कॉम्बैट करेगा इन्फ्लेशन और उससे ही ग्रोथ होगी। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेस इन्फ्लेशन भी नुकसानदायक इसलिए करना पड़ेगा, ऐसा मतलब अपनी आर्ग्यूमेंट्स है। बाकी एक उर्जित पटेल कमेटी बैठी थी 2014 में, बेसिकली आरबीआई ने अपॉइंट करी थी, और इसमें एग्जामाइन करने के लिए बात करता है एग्जिस्टिंग जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था ऊपर, दिस फ्रेमवर्क कि इन्फ्लेशन कौन होगा, इन्फ्लेशन कमेटी वगैरह वगैरह। तो इस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए कमेटी बैठी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि आप इन्फ्लेशन को है एज अ नॉमिनल एंकर यूज़ करो फॉर फ्रेमिंग द मॉनिटरी, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही इन्फ्लेशन पे ही टारगेट मत करो, बाकी भी चीज़ें हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट शुड बी एटलीस्ट 4% विद 2% मार्जिन होना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेट को आप डिफाइन करो टर्म्स ऑफ हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई वाले इन्फ्लेशन को यूज़ करो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, जो अभी ये सिर्फ क्या करती है, रेपो रेट को डिसाइड करती है, राइट। तो उसके अलावा जितने भी डिसीजन है वही ले, ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दी, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बस इतना इंपॉर्टेंट कि उर्जित पटेल एक कमेटी थी किससे रिगार्डिंग थी, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग इसने क्या दी थी, रिकमेंडेशन दी थी।